अब बात करेंगे हम कंजर्वेटिव कंसेप्ट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। इससे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, जो दूसरा नाम है। एग्जाम में आ जाएगा कि प्रूडेंस कंसेप्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोल दीजिएगा। और ये क्या होता है? बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये क्या कहता है कि हम हमेशा सेफ पोजीशन पे रहें, लॉसेस को कंसीडर करें और प्रॉफिट को इग्नोर करें। फ्यूचर में जो भी फॉरसीन जो प्रॉफिट है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो लॉस है, जो फ्यूचर में लॉसेस आने वाली है, उसको कंसीडर करके बिजनेस को रन करें। अनसर्टेनिटी को जज करें कि फ्यूचर में हमको लॉसेस का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइज इनकम ओनली व्हेन रियलाइज। जब पैसा आपको रियलाइज्ड हो या उस पे लीगल राइट बने, एविडेंशियल प्रूफ हो, तभी रिकॉर्ड कीजिए, अन्यथा किसी भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड ना कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस मस्ट बी कंसीडर। कोई भी लॉस हो, कोई भी लॉसेस हो जो फ्यूचर में होने वाली हैं, उसके लिए आप क्या कीजिए? एंटीसिपेट कीजिए। एंटीसिपेट करके आप क्या बनाइए? प्रोविजन बनाइए। यही आपका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। एग्जाम में आ जाता है कि प्रोविजन किस कंसेप्ट के तहत बनता है, तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट के तहत बनता है। प्रोविजन में क्या क्या बन जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये सारी चीजें कहां से बनती हैं? हमारे कंजर्वेटिव कंसेप्ट के तहत बनती हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब एग्जाम में ये पूछ देगा आपसे कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कौन डिसाइड करता है, तो बोल देंगे आप कंजर्वेटिव कंसेप्ट डिसाइड करता है। लेकिन पूछ देगा एग्जाम में क्लोजिंग स्टॉक कौन बताता है, तो कौन बताता है? मैचिंग कंसेप्ट बताता है, जब हम एक्सपेंस को रेवेन्यू से रिकॉग्नाइज करते हैं, जो परचेज सेल की बात चली थी वहां पे। ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया? एक रूल है जिसके तहत हम वैल्यू को, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं कि कितने का स्टॉक, हमारे कितने का स्टॉक है, मतलब प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है। एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, मतलब क्या हो गया? ठीक है, कि हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, कैसे करना है? कॉस्ट वैल्यू में और सेल वैल्यू में। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब होता है सेल वैल्यू में, जो लोअर होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की कमोडिटी है, उसका प्राइस है, मान लीजिए पर यूनिट कास्ट है 10 रुपए। ठीक है, और रियलाइज हो रहा है 12 रुपए, मतलब सेल वैल्यू कितना है उस यूनिट का? 12 रुपए। हम यहाँ पे कहते हैं, हम कंसीडर किसको करेंगे? हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कंसीडर किसको करेंगे? एट कॉस्ट को। कौन है सबसे 10 व 12 में छोटा? 10। लोअर वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए हमारा एट कॉस्ट जो था, पर यूनिट कॉस्ट जो था वो 10 रुपए था, और हम सेल वैल्यू मिल रहा है 8 रुपए। इसका मतलब हम कंसीडर किसको करेंगे? 8 को कंसीडर करेंगे, जो हमारा लोअर होगा। हमारा लोअर किसमें? कॉस्ट में। कॉस्ट प्राइस लोअर होगा तो कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, सेल प्राइस लोअर होगा तो हम सेल को कंसीडर करेंगे। किसके लिए? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ये कौन इजाद करता है? कंजर्वेटिव कंसेप्ट इजाद करता है। अब बात करेंगे मटेरियलिटी कंसेप्ट के बारे में। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या करता है? जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कंसीडर करता है, जो इमटेरियल ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, हमारे यूजर्स पे, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। देख लीजिए, इफ द मिस स्टेटमेंट और द ओमिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन कुड मेक ए डिफरेंस टू द यूजर्स डिसीजन। कोई मिस स्टेटमेंट, ठीक है, या कोई ओमिशन, बात समझिएगा, अकाउंटेंट की बात चल रही है यहाँ पे, जो क्लर्क होता है, जो हमारी डाटा फीड करता है, जो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, उसका मिस स्टेटमेंट या कोई गलती किया या भूल गया। ठीक है, लेकिन अगर ये जो गलतियां हैं बहुत बड़ी हैं, ठीक है, और यूजर्स डिसीजन को इम्पैक्ट डाल रही हैं, तभी वो आप उसको क्या करेंगे? रिकंसीडर करके रेक्टिफाई करेंगे। ट्रांजेक्शन का मिस स्टेटमेंट और ओमिशन कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रही हैं, कोई यूजर्स डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं,
तो हम मानेंगे कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इग्नोर अदर कंसेप्ट इफ नॉट मटेरियल। कह रहा है कि अगर हमारा ट्रांजेक्शन मटेरियल नहीं है, मटेरियल से बार बार ये मत समझिएगा नवोदय वाला मटेरियल की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बात चल रहा है मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा तो उसे कंसीडर करेंगे। अगर वो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बात आती है फिर से नॉन मटेरियल फैक्ट, मतलब फिर से बात आती है मटेरियल का मतलब यहाँ पे है कि वो ऐसा ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता हो और इम्पोर्टेंट है, उसे बोलते हैं मटेरियल फैक्ट। अब बात करते हैं मटेरियलिटी कैन बी रिलेटिव। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तहत आप तुरंत समझ में आएंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मान लीजिए हमारा है कितने रुपए का, 1000 रुपए का। ठीक है, अब 1000 रुपए का है कैलकुलेटर जिसकी लाइफ टाइम आपका 2 साल 1 साल का है, लेकिन हम उसको असेट्स कंसीडर नहीं करते। वो हमारे अकाउंटेंट के ऊपर होता है असेट्स में भेजे या उसको एक्सपेंस में भेजे, इसीलिए मटेरियलिटी कैन बी रिलेटिव। कुछ लोग क्या करेंगे, उसको एसेट्स में भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 साल नहीं 2 साल से 3 साल तक यूज हो सकता है। अच्छा कैलकुलेटर है तो 2 से 3 साल तक उस एसेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ अकाउंटेंट उस कैलकुलेटर को क्या मानेंगे, एसेट्स भी मान सकते हैं। कुछ अकाउंटेंट उसको क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। हम इसको कहते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट, क्योंकि ये रिलेटिव भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। एक एग्जांपल और है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, कुछ पेपर्स होते हैं जो फाइल्स होते हैं उसे हम स्टेशनरी बोलते हैं। मान लीजिए आपने 3000 रुपए का 1 अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में स्टेशनरी परचेज किया। एट द एंड ऑफ ईयर में देखते हैं आपके पास 500 रुपए का पेन और पेपर बच जाता है। ठीक है, तो अकाउंटेंट के ऊपर है कि उसे क्या करे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करे या ना करे। ठीक है, हम इसे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 3000 का हमारा जो स्टेशनरी था जो यूज्ड हो गया है और इसे हम इस असेट्स या क्लोजिंग स्टॉक नहीं मानते हैं। इसे बोलते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट ये रिवेल्स करता है जो हमारे यूजर्स डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डाले उसी चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उसको हम ओमिशन भी कर सकते हैं या मिस स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, जो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर्स। मतलब कोई भी आप बायस सिचुएशन नहीं लाएंगे, कोई भी आप अल्टरेशन नहीं लाएंगे, कोई भी फ्रॉड नहीं करेंगे, मिस स्टेटमेंट नहीं करेंगे, मिस एप्रोप्रिएशन चोरी नहीं करेंगे, ताकि आप अपने ट्रांजेक्शन को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयर एंड ट्रू रिफ्लेक्ट कर सकें, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये आपका होता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये भी बताता है कि वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट के साथ ही आप अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटेंट को आप क्या देंगे, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे, इनवॉइस देंगे, बिल्स ऑफ लीडिंग देंगे, ताकि वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवील्स कर सके। देखिए हमने सारा पॉइंट कंसेप्ट का डिस्कस कर लिया। कंटेंट आपका ये BHU BCom के लिए, क्योंकि ये आपका कवर अप 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म करेगा और इसके अलावा कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी हमारी है। कंसेप्ट में जितना हम बताए हैं इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको 100% 9 मार्क्स तो देगा ही देगा। ठीक है, टेक केयर। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब होता है कांस्टेंट रहना। कांस्टेंट का मतलब हो गया, मान लीजिए हम कोई रूल लगाते हैं या कोई रूल इम्प्लीमेंट करते हैं तो बार बार अल्टरेशन करने से क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होती है। कंफ्यूजन पैदा होती है तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि कंपेरेबिलिटी मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हम डिप्रिसिएशन का, ठीक है, डिप्रिसिएशन का SLM मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने 2018-19 में SLM मेथड यूज किया, 2019-20 में SLM मेथड यूज किया, तो हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर हमने क्या किया, 2018-19 में SLM यूज किया
और 19-20 में WDV यूज कर दिया तो हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, और ये भी साथ ही साथ ये भी हो जाएगा कि हमारा जो मेथड चेंज हुआ है तो हमारा डिप्रिसिएशन भी चेंज होगा, तो कंपेरेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो कंपेरेबिलिटी के लिए हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं ताकि ज्यादा अल्टरेशन ना हो। ज्यादा अल्टरेशन से ठीक है हमारी जो कंपनी है, जो हमारे जो बिजनेस है, उसमें मिसलीडिंग होने लगती है। करेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, इसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं। हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का, कांस्टेंट रहना, स्थिर रहना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप लीफो यूज कर रहे हैं तो लीफो यूज कीजिए, फीफो यूज कर रहे हैं, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, परेशान मत होइए। बस एक मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मत। और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है एक ही मेथड से कीजिए, या तो लीफो से कीजिए या तो फीफो से कीजिए। कहता है कि अगर चेंज करना पड़ गया, कैन चेंज इफ, अगर चेंज करना चाहते हैं या चेंज करना पड़ रहा है तभी कीजिए जब हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट हो। मतलब क्या हुआ कि लॉ कह रहा है भाई साहब आज से कोई लीफो मेथड यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। आप लीफो यूज कर रहे थे तो आप किस पे आना पड़ेगा, आपको फीफो आना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा एएस कहने लगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपने कंसेप्ट कन्वेंशन और प्रिंसिपल पढ़ा, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दिया कि भाई साहब अब आपको लीफो छोड़ के फीफो पाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं, अन्यथा चेंज मत कीजिए। और तीसरा क्या, बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लीजिए आपने डिप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से चार्ज कर रहे थे, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग के लिए पता चलता है, 1-2 साल के बाद ये पता चलता है कि एसएलएम मेथड यूज करना हमारे कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारा डिप्रिसिएशन ह्यूज अमाउंट में ला रहा है, जिससे हमारी मशीनरी की वैल्यू जो है वो डाउन हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, बेटर प्रेजेंट करने के लिए हम एसएलएम मेथड से उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, WDV मेथड पे कन्वर्ट कर देंगे, और हम डिस्क्लोजर दे देंगे। डिस्क्लोजर का मतलब नीचे आपका डिस्क्लोजर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे, हम डिस्क्लोज कर देंगे कि हमने बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो डिप्रिसिएशन था एसएलएम मेथड से स्विच ऑफ होके किस पे आ गए, हम WDV पे आ गए। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इजी है। बस इसमें ये करना पड़ता है कि आप स्थिर रहें, ज्यादा आप अल्टरेशन ना करें अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में, और इसलिए ना करें क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो कंपेयर कर सकेंगे, अन्यथा आप कंपेरेबिलिटी नहीं ला सकते हैं अपने कंपनी में, अपने बिजनेस।